नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है लुसेंट के महासंग्राम शुरू हो गया है। इसका चौथा सीरीज चल रहा है और चौथा सीरीज में हम लोग संपूर्ण गवर्नर जनरल एवं उनके कार्यनीति को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन यहां से आता है हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में। लेकिन अलग बात है कि हम हमेशा पढ़ते हैं, गलत करके आते हैं, या फिर पढ़ तो हम लेते हैं लेकिन कभी हम इसको समझ नहीं पाते हैं, या फिर समझ भी लेते हैं लेकिन याद नहीं रह पाता है। तो चलिए आज अभी इसी वीडियो में आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर करने वाला हूं और बेहतरीन तरीके से संपूर्ण गवर्नर जनरल को एक ही वीडियो में समअप करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पूरे लुसेंट का निचोड़। आपकी कोशिश ये है थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन आप लोग पेशेंस धर के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और साथ साथ में दोस्तों, अगर आप किसी और संस्था में एडमिशन करवाने के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास में एक बेहतरीन विकल्प है, श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपके पैसों से ज्यादा अहमियत आपके सपनों की दी जाती है। यहां पे पढ़ाया नहीं बल्कि यहां पे सिखाया जाता है। डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसके बदौलत आप गलती से भी इंटरव्यू से बाहर निकल ना जाए। डेली क्लासेस होती हैं, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, पूरे पटना में सबसे कम फीस में हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम बच्चे को आगे लेके चलते हैं। इसी का परिणाम है कि 65th बीपीएससी में 30+ स्टूडेंट प्रीलिम्स में हमने दिया। आगे मेंस की बात है, आगे रब जाने, और आप लोग की दुआ क्या होगा फिर बताएंगे। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे 9334710148 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 आवर ये नंबर ओपन है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल से और बेहतरीन तरीके से आज के बाद इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सेशन एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, तभी यह हो संभव है कि आप गवर्नर जनरल को समझ पाएं। गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल और फिर वायसराय हुआ। इस तीनों में अंतर पहले पकड़ लीजिए, तभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रह पाएगा। अदरवाइज ये बस मजाक हो जाएगा। लुसेंट भी मजाक करेगा और आपकी जिंदगी भी आपके साथ में मजाक करेगी। पहले यह समझिए गवर्नर है क्या। एकदम आसान भाषा में आपको समझाता हूं, आज के बाद आपका गलती नहीं होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी कि 1773 से पहले जो था, यह बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। उस समय जो है हिंदुस्तान 3 प्रांतों में बटा हुआ था, यह तो पता ही होगा आपको। एक जो था बंगाल था, दूसरा मद्रास था और तीसरा मुंबई था। क्लियर है जी? उस टाइम में बंबई कहा जाता था। 3 पार्टों में बटा हुआ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जो भी यहां पे सत्ता में आए, उन सारे लोगों को गवर्नर बोला जाता था। अगर गवर्नर का हिंदी जानने की कोशिश कीजिए तो राज्यपाल। 1773 के और 1773 के बाद जो लोग गवर्नर बने, उनका जो पद होता था गवर्नर का, उसको बदल दिया गया और उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल। क्लियर हो रहा? 1773 के बाद गवर्नर जनरल, और 1773 से पहले तो उसमें गवर्नर बोला जाता था। और 1858 के, ध्यान रखिएगा, 1858 के भारत सरकार के अधिनियम से, एक्ट के अनुसार से, अब इसका पद जो है गवर्नर जनरल से बदल के वायसराय कर दिया गया। क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें हम जीतते जीतते हार गए। वजह क्या था? जग जाहिर है, जब हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो उसी टाइम से क्या हुआ, जो हिंदुस्तान की सत्ता ब्रिटिश कंपनियों में थी, वहां से निकल के चली कहां आती है? ब्रिटिश सरकार के पास चली आती है। और यहीं के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है और वही गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब इससे पहले कुछ क्वेश्चन है जिसको यहीं पे समझ लेते हैं, ताकि बार बार क्वेश्चन पूछता है लेकिन आप गलत करते हैं। तो पहले गवर्नर कौन हुए? ध्यान रखिएगा, पहले गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव हुए। अंतिम गवर्नर कौन हुए? तो वारेन हेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम गवर्नर कौन हुए? तो वारेन हेस्टिंग। और पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? तो ये भी वारेन हेस्टिंग। क्योंकि जैसे ही अंतिम गवर्नर हुए, उसके बाद आगे चलने के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है, अब गवर्नर पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल को ले आया गया। इस टाइम में वारेन हेस्टिंग थे तो वारेन हेस्टिंग ही रह गए। इसके साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग।
ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति भी इसी के टाइम में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल होता। लॉर्ड कैनिंग के बाद ही ये गवर्नर जनरल के बाद वायसराय में बदल जाता। तो पहला वायसराय कौन होगा? ये भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा। अब तो याद रह जाएगा, अब तो समझ में आ गया। पहला गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग। स्टार्टिंग में यानी कि पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। ये 4-5 क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन करता है, आज के बाद आपके दिमाग से बाहर। तो चलिए अब आते हैं लुसेंट पे, गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। इसकी टाइमिंग जो है 1757 से 60 तक है, और फिर से बीच में जो है ये चले जाते हैं ब्रिटेन, और फिर आते हैं 1765 से 67, 2 साल के लिए। बस ये ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइमिंग याद रखिए, 57 से 60 और 65 से 67, टोटल अगर इस देखिए तो 5 साल। अब इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। अब देखिए, द्वैध शासन के जनक भी माने जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि द्वैध शासन था क्या। जब 2 शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे ही कहते हैं द्वैध शासन, जिसके जनक जो है रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता था। क्लियर हो गया? इसके तहत क्या होता था? राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामलों में कंपनियों के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। अब इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी में कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। अब ध्यान रखिए कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ये मैंने कल भी आपको बताया था, कब होगा? बक्सर का युद्ध जब होगा तब होगा इलाहाबाद की द्वितीय संधि। अब ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध में क्या था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। एक साइड से कौन थे? अंग्रेज थे। दूसरी साइड से कौन थे? तो मीर कासिम था बंगाल का नवाब, और दूसरा कौन था? सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला जो था वो कहां का था? तो बंगाल का था। यहां पे कौन है? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कौन है? अवध का नवाब है, और शाह आलम द्वितीय है। तीनों मिलकर लड़ते हैं, अंग्रेज इन तीनों को हरा देते हैं। यहीं से इलाहाबाद की संधि शुरू हो जाती है। इसी में दूसरा इलाहाबाद की संधि जो होता है वो किसके टाइम में होता है? तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में होता है। अब याद रखिएगा, बस इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, आपको कभी गलती नहीं होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र को 2 उप दीवान, यानी बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। यहां पे दीवान नियुक्त किया था, किसको? तो मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए, और बिहार के लिए राजा सिताब राय को। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राजा सिताब राय इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद अन्य गवर्नर जनरल इनके बीच में जो हुए 67 से 69, इसमें बेरेलास्ट हुए थे। उसके बाद काटियार 69 से 72, वारेन हेस्टिंग 72 से 74 हुए। लेकिन इस टाइम में अभी तक कोई इतना बड़ा कार्य नहीं हुआ है जिसमें इसकी चर्चा की जा सके, लेकिन इस टाइम में गवर्नर जनरल यही लोग थे बस। चलिए आगे आते हैं, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब जो है कंपनी के अधीन आ गया गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब जो है अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता था। तो ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का निर्धारित होता है? हमेशा पूछता है, तो 5 वर्ष। अब मद्रास, बंबई के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। मद्रास और एवं बंबई दोनों को गवर्नर के अधीन कर दिया था, और इस प्रकार भारत की कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को माना जाता है 74 से लेकर 85 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी का एक क्लर्क के रूप में कोलकाता आता है। ध्यान रखिएगा, एक क्लर्क के रूप में वारेन हेस्टिंग कोलकाता आता है, और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष और बंगाल के गवर्नर कंपनी के गवर्नर जनरल तक जाके बन बैठता है। क्लियर हो गया? अब यहां से कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। चलिए, यहां 2 चीज यहां ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? जब गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया, तो 1773, एकदम याद रखिएगा अपने दिमाग में। और कितने वर्षों के लिए होता था इन गवर्नर जनरल का कार्य? तो 5 वर्षों के लिए होता था। ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग जो आया था सर्वप्रथम कोलकाता में आया था, जो कि एक क्लर्क के रूप में आया था, और धीरे धीरे अध्यक्ष, और फिर कंपनी गवर्नर बन गया कंपनी का, और फिर गवर्नर जनरल भी बन जाता। अब आते हैं गवर्नर जनरल की कहानी, अब यहां से शुरू होने वाली है कि वारेन हेस्टिंग की कहानी अब शुरू होगी 74 से 85 के बीच में। क्या क्या इनकी कार्य हुआ था इसके बीच में? इसने राजकोषीय कोषागार मुर्शिदाबाद को हटाकर कोलकाता लाया। मुर्शिदाबाद किसने लाया था? मुर्शिदाबाद ये राजधानी थी, याद कीजिए, मुर्शिदाबाद राजधानी थी। कहां से? ढाका से उठा के लाया गया था मुर्शिदाबाद, और फिर आगे चल के मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया गया था बंगाल की राजधानी। इसने कोलकाता ला दिया।
किसने? तो वारेन हेस्टिंग ने। इतना ध्यान रखना। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी और दीवान अदालतों की स्थापना किया था प्रत्येक जिले में। फौजदारी अदालत सदर निजाम अदालत के द्वारा निरीक्षित होती थी और निजामिन के द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था और जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्त एक काजी होता था और कलेक्टर और न्यायालय के कार्य की देखभाल भी करता था। देखिए यहां अगर इस सब चीज को बस इतना सा जान जाइए कि हर जगह इसने क्या किया था। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां बस आसानी से समझ लीजिए, ज्यादा नहीं है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जान रहे हैं उसको परफेक्शन के साथ में जानना यह जरूरी है। क्या करता है इसने? प्रत्येक जिला में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना करता। फौजदारी दीवानी यानी हिंदू और मुस्लिम के लिए, दोनों के लिए अलग अलग जो है न्यायालय की स्थापना करता, अदालतों की स्थापना करता। बस इतना ध्यान रखना, बाकी आगे इसमें कुछ भी नहीं है। अब आगे चलते हैं। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ध्यान रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में द्वैध शासन को समाप्त कर तथा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत के शासन व्यवस्था के उत्तरदायित्व संभालने का आदेश देता है। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों यानी कि मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। अब देखिए यहां पे इंटरेस्टिंग, एक तरफ अगर देखिएगा तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या लाता है? द्वैध शासन लाता है, और यहीं आगे चल के 1772 में वारेन हेस्टिंग इसको क्या करता है? निरस्त कर देता है, यानी कि समाप्त कर देता है। और इसको संभालने के लिए बंगाल के दीवान मोहम्मद रजा खां होते हैं और बिहार के राजा सिताब राय, इन दोनों को क्या करता है? वारेन हेस्टिंग हटा देता है पद से। अब हेस्टिंग के नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम ने उसकी संरक्षण नियुक्त करता है, हेस्टिंग के नवाब की देखभाल के लिए। और सब 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षण नियुक्त कर दिया जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना। इसने 1781 में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रथम जो मुस्लिम मत के लिए, जैसे शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल होती है ना हिंदुओं के लिए, वैसे ही मुस्लिमों के लिए जो होती है स्कूल, वो होती है मदरसा, जहां पे बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये मदरसा की स्थापना सबसे पहले किसके टाइम में किया गया था? तो ध्यान रखना है कि वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया गया था। कहां? तो कोलकाता में। कब? तो 1781 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है। इसी के समय में 1782 में जोनाथ डंकन, ध्यान रखिएगा, डंकन डंक मारने वाला, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। तो ध्यान रखिएगा, बीएचयू की स्थापना 1782 में, 81 में मदरसा और 82 में फिर से संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथ डंकन के द्वारा। और इसी के बाद तीसरा, गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विनक्लिंस, ध्यान रखिएगा, जिसको चार्ल्स भी कहते हैं, हेस्टिंग के आश्रय से प्रदान करता है। यानी कि गीता का अनुवाद भी किसके टाइम में? तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही शुरू हो जाता है। आगे चलने के बाद इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करता है। ध्यान रखिएगा, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया जाता है किसके टाइम में? तो विलियम जोन्स ने 1784 में करता है। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसने क्या किया कि मुगल सम्राट को जो मिलने वाला 26 लाख का एक वर्ष में दिया जाता था पेंशन, कि अब भाई आप पेंशन पे जिंदगी गुजारो, उसको भी क्या करता है? इसने बंद करवा देता है। और इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशन में आता है। इसी के समय में, ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग के ही समय में जो पहला भारत का बंगाल गजट प्रकाशित में आता है, जेम्स अगस्टी हिक्की ने किया था। और इसकी जो प्रकाशन किया था जेम्स अगस्टी हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया जाता। किसके टाइम में? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता, तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया जाता है। इसका अधिकार क्षेत्र कोलकाता तक था। कोलकाता के बाहर एक मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। मतलब क्या है कि जो भी कोलकाता के बाहर का मुकदमा होता था, जैसे कोलकाता से किसी दूसरे राज्य का मुकदमा होता था, तो तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत होते। और इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था, अंग्रेजी। और इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। और हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी का सजा दिलवा दी थी। किस पे? तो एक ब्राह्मण थे नंद कुमार बंगाली, उन पे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी अंग्रेज और मराठा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1775 से 1782 में हुआ था।
जिसमें ध्यान रखिएगा, ये चीज थोड़ा सा यहां थोड़ा सा डिटेल से बताता हूं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 में हुआ था। इसमें जीते कौन थे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब कुछ इसी ने थोड़ा सा डिटेल भी बता दूं जिससे इंटरेस्टिंग आ जाए, मजा आ जाए। तो इसमें जीते थे मराठा, और इसी समय में जब मराठा जीते थे तो पुरंदर की संधि हुई थी। याद रखिएगा, अगर लिख सकते तो लिख लीजिए, नहीं तो जितना बार हो सके वीडियो देख सुन लीजिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के टाइम हुआ, 1780 से 84। वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल युद्ध में सालाबाई की संधि हुई थी, सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में। एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो हुआ था वो हुआ था मैंगलोर की संधि। ध्यान रखिएगा, आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर 1784 के द्वारा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया जाता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किसके काम में, तो वारेन हेस्टिंग के ही समय में किया जाता है। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब से देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति करता, और इस पद के प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्त किया गया, और जिसका कार्य सभी कानूनगाओं के कागजों की देखभाल करना था। और इस पद पर प्रथम नियुक्त जेम्स ग्रांट की हुई थी, प्रथम नियुक्ति। बस इतना ही ध्यान रखना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर इसको थोड़ा सा समअप करने की कोशिश करूं तो बस ये याद रखना है कि द्वैत शासन को समाप्त किया था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जिसमें मराठा जीते थे, पुरंदर की संधि या कहीं सालाबाई की संधि हुई थी। और द्वितीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84, जिसमें मैंगलोर की संधि हुई थी। याद रखिएगा, साथ साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। साथ में पिट्स ईस्ट इंडिया 1784 का इसमें विरोध किया गया था, और यहीं पे इस्तीफा देके आगे इसकी कहानी होगी। देखिए आगे इसकी कहानी होगी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का विरोध की इस्तीफा लगा कि इस पे महाभियोग चलाया गया था। और साथ साथ में यहां पे एक चीज और याद रखना कि जोनाथन ने 1782 में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करता, और 1781 में कोलकाता में मुस्लिम की शिक्षाओं के लिए प्रथम मदरसा स्थापित भी किया जाता है। और इसी के टाइम में गीता का अंग्रेजी अनुवाद भी होता है। ये कुछ चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सर जॉन मेकरसन 1785 से 86 के बीच में रहे। इसने अस्थायी गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया था। अस्थायी गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी, इसमें इनके टाइम में कोई कार्यकाल नहीं हुआ, तो इसलिए इसको जानना नहीं। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस में क्या क्या हुआ था इसको जानने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें जो है वो तो है ये, लेकिन इसकी कुछ पॉइंट जो है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कि सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कुछ बातें जो है मैं आपको पहले ही बता दूं, समझ में आ जाएगा। पुलिस सेवा का भी जनक माना जाता है ये। साथ में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसी के टाइम में हुआ था, मैंने बताया भी था, कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त जो था इसी के टाइम में लागू हुआ था। अस्थाई कहिए, मालगुजारी कहिए, इस्तेमारी बंदोबस्त कहिए, जिसमें बंगाल के जमींदारों के बीच में कर वसूलने की व्यवस्था थी, जिसको कहते हैं इस्तेमारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, यही था, कर वसूलने की व्यवस्था थी। बस इतना ही इनके काल में जो हुआ था, काम हुआ था। बस इतना ही आपको याद रखना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बस अब इसका थोड़ा सा डिटेल जान जाते हैं कि लुसेंट में क्या है। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसी के टाइम से जिले का जितना भी अधिकार है कलेक्टर के हाथ में। कौन? कॉर्नवालिस के टाइम में। इसकी टाइमिंग जो है 86 से 93 है, और फिर 1805 में यहीं आके यहीं मर जाता है। 1805 में ही ध्यान रखिएगा, यहीं पे क्या होता है, मर जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जाना था इसी के टाइम में, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। इसने भारतीय न्यायाधीश की नियुक्ति जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया, और इसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालतों, 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया था। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। अभी मैंने बताया 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया गया, जो शक्तियों को पृथककरण का सिद्धांत पर आधारित होता था। मतलब शक्तियों को पृथक बांटने का, अलग अलग करने का निर्माण पे होता था कॉर्नवालिस कोड। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर
प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो भी कंपनी के कर्मचारी थे उनको व्यक्तिगत व्यापार नहीं करना होगा, क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिला में पुलिस थाना की स्थापना करके एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया गया था। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंशिफ, सदर, अमीन और डिप्टी कलेक्टर का ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। सन 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू हो गई थी। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू हो गई थी। ये क्या था? एक तरीके से क्या था? पद था, अस्थाई कहिए, मालगुजारी कहिए, इस्तेमारी कहिए, जिसमें क्या होता था कि बंगाल के जमींदारों के बीच में कर वसूलने की व्यवस्था थी। जो भू राजस्व 90% से 10% अपने पास, भू का राजस्व जो होता है 10% अपने पास रखना होता था और 90% देना होता था। इसके साथ में अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। जो अस्थाई बंदोबस्त थी इसकी योजना जॉन सोर ने बनाई थी। ध्यान रखिएगा, इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिले में लागू की गई थी। तो कहां कहां अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिला में लागू की गई थी। इसमें जमींदारी भू राजस्व की दर तय की गई थी कि जो जमींदारी भू राजस्व होगा उसका दर तय की गई थी, करने के लिए स्वतंत्र थे। और कर्नवालिस ने भारत के नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। बस यही थी कर्नवालिस का। बस 2-3 बार सुनिए ना, आपके दिमाग में कभी गलती होगा भी नहीं, गलती से भी। चाहे आयोग जैसे क्वेश्चन घुमा दे, आप ऑप्शन भी देख के सही मार दीजिएगा। बस इसको सुनिए। अब आते हैं नेक्स्ट जो होंगे हमारे गवर्नर जनरल, वो होंगे सर जॉन सोर। 1793 से 98 टाइमिंग इनका है। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। बस इनका कार्यकाल और कुछ भी नहीं है इन 5 साल में। अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805 में इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। ध्यान रखिएगा, सहायक संधि की पद्धति जो है लॉर्ड वेलेस्ली के ही टाइम में आया था। इसको याद रखना होगा आपको। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, सर जॉन सोर के टाइम में जो है मराठा और निजाम के बीच जो है खारदा का युद्ध हुआ था। यहां नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर कभी पूछ दे तो आप बता दीजिएगा। खारदा का युद्ध हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और कुछ भी नहीं है, बस खारदा का युद्ध और हस्तक्षेप नीति जॉन सोर। लॉर्ड वेलेस्ली में सहायक नीति की पद्धति शुरू किया गया था। और इस सहायक, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ध्यान रखिएगा, सहायक संधि का जो सबसे पहला प्रयोग है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में इसकी पद्धति की शुरू किया गया था। सहायक संधि करने वाले राज्य जो थे हैदराबाद थे, मैसूर थे, तंजौर थे, अवध थे, पेशवा थे, बरार एवं भोसले थे, एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर थे। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपको है। मतलब क्या है, इसका प्रयोग किया गया था, जिसमें क्या सहायक संधि, साथ साथ में शांति की नीति को छोड़कर युद्ध का नीति का चालन भी किया गया था। किसके टाइम में? वेलेस्ली के टाइम में। बस थोड़ा सा याद रखने का है। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ध्यान रखिएगा, इंदौर का जो होलकर था वो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। तो थोड़ा सा हो सकता है जो नहीं किया वो इंपॉर्टेंट हो जाता। तो कभी पूछेगा तो बताइएगा किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की? तो इंदौर के होलकर ने। इसी समय टीपू सुल्तान के चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा जाता है, इसी के टाइम में, क्योंकि इनकी टाइमिंग क्या है 1798 से 1805, और 1799 में ही टीपू सुल्तान क्या होता है, चौथे युद्ध में मारा जाता है। और इसी में 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। इसी के टाइम में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया जाता है नागरिक सेवा को भर्ती करने के लिए। और 1854 में अंग्रेजों की भारतीय भाषा में शिक्षा देने के लिए चलता रहता है। मतलब क्या, 1854 में अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहता। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारी की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलबरी और एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां पर नवयुवक प्रशासकीय अधिकारी को 2 वर्षों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शुरू की गई। मतलब क्या, पूरे तरीके से शिक्षा पे यहां पे जोर दिया जा रहा है। किसके टाइम में? तो ध्यान रखिएगा, वेलेस्ली के टाइम में। किसके टाइम में? तो वेलेस्ली के टाइम में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वयं
और जो वेलेजली है वो स्वयं बंगाल का शेर कहा करता था। स्वयं को जो है बंगाल का शेर किसने कहा करता था? तो ध्यान रखिएगा, वेलेजली। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जिसको मैं कहता हूं याद रखने का, उसको एकदम अपने दिमाग में रख लीजिए। बाकी सबको बस कहानी की तरह सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, खुद ब खुद याद हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू होता, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु, जैसे ही शुरुआत होती है उसी टाइम में मृत्यु हो जाती। कोई काम नहीं हो पाता है उस टाइम में, तो इसलिए वहां जीरो लिखा था। 1805 में आते हैं और चले जाते हैं। अब आते हैं सर जॉर्ज वार्लो। 5 से 7 2 साल रहते हैं। 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसी के काल का महत्वपूर्ण घटना है। वार्लो के काल में महत्वपूर्ण घटना है, तो ध्यान रखिएगा, सिपाही विद्रोह के काल। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो, 1807 से 1813। इसके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच जो है 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। किसके किसके बीच में? तो रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। किसके टाइम में? मिंटो प्रथम के टाइम में ही होती है। मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा होती है और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास भी होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। और इन्हीं के टाइम में क्या होता है, फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया जाता है। अंग्रेजों को फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया जाता है और मॉरिशस को अपने कब्जे में कर लेता है। किसके टाइम में? मिंटो प्रथम के ही टाइम में। अब आते हैं लॉर्ड हैंगस्टिंग, 1813 से 1823 इनका कार्यकाल चलता है। 10 साल का कार्यकाल है। इनमें क्या क्या होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि लॉर्ड हैंगस्टिंग में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले अगर देखने की कोशिश करें तो इन्हीं के टाइम में जो कुछ है वो बात में बताता हूं आपको। आंग्ल नेपाल युद्ध, या कहिए तो इसको गोरखा युद्ध भी कहा जाता है, हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? तो लॉर्ड हैंगस्टिंग के टाइम में। हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आंग्ल नेपाल युद्ध पूछेगा या फिर पूछेगा आंग्ल गोरखा युद्ध, तो दोनों इक्वल है, याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेपाल का है या गोरखा का है, दोनों इक्वल है। कब से कब? तो 14 से 16 के बीच में। और जो ये संधि हुई थी वो संगौली की संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा, संगौली की संधि। किसमें? आंग्ल नेपाल या आंग्ल गोरखा युद्ध में जो संधि हुई थी, संगौली की संधि हुई थी। और इसी के टाइम में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1818 में भी। साथ में पिंडारियों का दमन भी किया गया था इसी के टाइम में, और पेशवा पद को समाप्त भी किया गया था, वो भी इसी के टाइम में, यानी लॉर्ड हैंगस्टिंग के ही टाइम में हुआ था। बस इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है जो बातें मैं बताऊं, हर बार क्वेश्चन पूछता है इससे। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी कहानी है आपको अब सिखाते हैं। इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुई थी। इसने नेपाल में अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1816 में अंग्रेजों ने गोरखा के बीच में संगौली की संधि कर ली। अभी जस्ट बताया हूं, या तो कहिए आंग्ल नेपाल युद्ध या फिर आंग्ल गोरखा युद्ध, दोनों इक्वल है। और यहां पर संधि जो हुई थी, संगौली की संधि हुई थी, इसको याद रखिएगा। और यहीं के बाद नेपाल का युद्ध अंत हो जाता है। इसी के समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। पिंडारियों के प्रमुख नेता जो थे वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान थे। पिंडारियों का दमन कर दिया गया और इसने मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट कर देता है, यानी मराठों का अस्तित्व ही समाप्त कर देता है। कौन? तो हैंगस्टिंग, लॉर्ड हैंगस्टिंग समाप्त कर देता है। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाता है। इसने क्या करता है? प्रेस पर जो लगे हुए प्रतिबंध है उसको क्या करता है? समाप्त कर देता है और इस पे जो नियम है उसको फिर से एक सही तरीके से सही दिशा देने की कोशिश शुरू कर देता है। यहां के बाद लॉर्ड एम्सहर्स्ट, इनका टाइमिंग जो है 23 से 28, सॉरी एक छूट गया। इसी के समय में 1822 में टेंसी एक्ट, ध्यान रखिएगा, टेंसी एक्ट होता है जिसमें काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। टेंसी एक्ट किसके टाइम में शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो शुरू किया गया था लॉर्ड हैंगस्टिंग के टाइम में शुरू किया गया था। इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। लॉर्ड एम्सहर्स्ट, याद हो रहा है ना? एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, बस जितना देखिए ऐसे याद कीजिएगा, रट लीजिएगा, ये धोखा देके चला जाएगा, दगा दे देगा एग्जाम में। अभी भी कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, जितना ज्यादा बार हो सके। वीडियो बड़ा है लेकिन आप इसको डाउनलोड करके जितना ज्यादा बार सुन सकते हो सुनिए, अपने आप याद हो जाएगा। लुसेंट पढ़ने की जरूरत ही खत्म। लॉर्ड एम्सहर्स्ट 1823 से 1828 होता है। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। 1824 से 26 के बीच में लड़ा जाता है। प्रथम आंग्ल में अंग्रेज और बर्मा युद्ध होता है। अब 1826 में बर्मा और अंग्रेज के बीच में
यान डबू की संधि होती है कब? तो 26 में होती है। जैसे ही समाप्त होती है आंगल बर्मायुद्ध तो संधि होती है यान डबू की संधि, और ये एम्सहर्स्ट के टाइम में ही होता है। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में होता है। बैरकपुर में जो सैन्य विद्रोह होता है वो भी किसके टाइम में होता है? एम्सहर्स्ट के टाइम में ही होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी में, यानी कि 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था, और इसी के समय में 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह ना लगाने और कानों में बालियां पहनने ना देने के लिए बेल्लोर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब बातें जो चल रही है लॉर्ड विलियम बेंटिक की चल रही है। इसमें क्या किया था, इसका भी एक अलग कहानी था। बेंटिक के टाइम में इसने क्या किया था कि 1805 में मद्रास का गवर्नर था, और इसने 1806 में क्या करता है, माथे पर जातीय चिन्ह नहीं लगा सकते, मतलब चंदन टिक्का नहीं कर सकते हैं, कानों में बालियां नहीं पहन सकते हैं, तो इसके लिए बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो कहां के सैनिकों ने? तो याद रखिएगा, बेल्लोर के सैनिकों ने। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1833 के ही टाइम में, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही टाइम में। अभी तक जो था गवर्नर जनरल वो बंगाल का था। यहां के बाद 1833 के चार्टर एक्ट ला गया, और यहां से अब जो है ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। अभी तक जो चल रहा था वो क्या चल रहा था? तो ध्यान रखिएगा, बेंटिक से पहले जो चल रहा था वो बंगाल का चल रहा था, और अब बेंटिक के बाद जो चलेगा वो भारत का गवर्नर जनरल चलेगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, जो कि स्टार्टिंग में ही बता दिया था, और भारत का पहला गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग, और भारत का विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजा राम मोहन राय के सहयोगी बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर देता है। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा की समाप्ति भी विलियम बेंटिक के ही टाइम में होता, 1829 में राजा राम के सहयोग से, और 1829 में ही धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया जाता है। यहीं से जो है विधवा के जो सती होने को अवैध घोषित कर दिया जाता है। अकबर और मराठा पेशवा ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अकबर और मराठा पेशवा, तो ये लोग भी क्या किए थे, सती प्रथा पर रोक लगाने का हद तक प्रयास किया गया था। अगर नेक्स्ट जो है, बेंटिक ने कर्नल सिलीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। किसने? तो बेंटिक ने। किसके द्वारा? कर्नल सिलीमैन की सहायता से क्या करता? ठगी प्रथा को समाप्त करता। ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठग जो होते थे वो देवी काली की पूजा करते थे, काली माता काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाता है। किसके टाइम में मेडिकल कॉलेज हो रही है? तो ध्यान रखिएगा, बेंटिक के टाइम में ही जो है वहां पे कॉलेज की स्थापना किया जाता है। अब इसी के समय में मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी की शिक्षा के माध्यम को बनाया गया। अब जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना जाता है इसी के कार्यकाल में, मैकाले की अनुशंसा पर। विलियम बेंटिक के ही कार्यकाल में मैकाले के अनुशंसा पे अब शिक्षा को अंग्रेजी में बनाया जाता है। मैकाले के द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग और मध्य कचेर को हड़प लेता है। उसने भारतीयों को उत्तरदायित्व पदों पर नियुक्त किया, और इसी समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का, जिसे 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। और इसी समय से कंपनी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी में सेवा प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तो याद रखिएगा, यह कब हुआ है, किसके टाइम में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ है, जहां पर 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया, जिसमें ना तो कोई धर्म होगी, ना जात होगी, ना रंग होगी, ना जन्म के आधार पर किसी व्यक्तियों को कंपनी में सेवा से प्रवेश करने पर रोका जा सकता है। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाता है। किसके टाइम में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में धार्मिक कार्यों के लिए नर बलि भी देने की प्रथा भी अंत कर देता है। यह भी बेंटिक के ही टाइम में होता है। इसको भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा। शिशु बालिका पे भी एक तो ये याद रखना है। दूसरा सती प्रथा है, इसको 1829 में अंत कर दिया जाता है। धार्मिक कार्यों के लिए नर बलि देने की जो प्रथा होती है उसको भी समाप्त कर दिया। आज भी बहुत ऐसे अगर देख लीजिए तो उस साइड में आप मध्य प्रदेश के आसपास जाइए तो जहां आज भी जो है नर बलि दी जाती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार इस पे हस्तक्षेप भी कर रहा है,
लेकिन फिर भी अलग बात है, ये रुक नहीं रहा, तो इसीलिए भी थोड़ा सा चर्चा, तो इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। विलियम बेंटिक के टाइम में ठगों पर नियंत्रण करने के लिए कर्नल सिलीमैन की नियुक्ति की थी, ये इंपॉर्टेंट है। और इनके टाइम में सती प्रथा 1829 में अंत कर दिया गया था राजा राम मोहन राय की सहायता से, इसको ध्यान रखना है। शिशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये भी याद रखना, इसके टाइम में हुआ था, विलियम बेंटिक के टाइम में। और धार्मिक कार्यों हेतु नर बलि देने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही द्वारा। चलिए अब आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ, 1835 से 1836। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण को हटा दिया था। मेटकॉफ जो था वो प्रेस पर जो जिस तरीके से नियंत्रण लगा हुआ था, इसने 1 साल के ही अपने कार्यकाल में इसको हटा लिया। इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता। बार बार क्वेश्चन पूछता है मेटकॉफ, ध्यान रखिएगा। जैसे क्या है कॉफी, अब देखिए इसको याद कैसे किया जाए, थोड़ा सा ट्रिक भी बीच बीच में लगा देते हैं आपको ताकि मजा आ जाए। जैसे क्या है, प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, अगर पूछेगा तो प्रेस में तो क्या होता है, पत्रिका जहां से निकलती, समाचार पत्र निकलता है, तो वो क्या है, बिना कॉफी के चुस्की के बिना क्या है मजा आता है पढ़ने में, क्या तो नहीं, तो कॉफी यानी मेटकॉफ, ऐसे याद हो जाएगा। कॉफी, कॉफी लेके ही क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने का एक अलग मजा होता है जिसमें क्या कॉफी का भी मजा हम लेते हैं, तो मेटकॉफ, समझ में आ गया ना। तो ऐसे अब कभी आप नहीं भूलिएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ को कहा जाता है। अब लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 तक का इनका टारगेट है। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, 39 से 42 के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, ऑकलैंड का यह टाइम शुरू होता है। अब इसी के अंदर देखते हैं 1839 में इसने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑकलैंड के ही टाइम में जो है रोडों का मरम्मत शुरू होता है। अब आप मुझे जाके कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि वाकई में आप सुनते हैं कि नहीं, कि सिर्फ हम बनाते हैं और आप इसका कोई मजा नहीं ले पाते हैं। तो आप मुझे यह बताइए कि ग्रैंड ट्रंक रोड का जन्मदाता कौन है, बस ये मुझे जाके कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। अब है इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से प्रदान कर दी गई। मतलब क्या, भारतीय विद्यार्थी अब डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। तो किसके टाइम में, तो ध्यान रखिएगा ऑकलैंड के टाइम में जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, मुंबई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था, ऑकलैंड के ही टाइम में किया गया था। एकदम ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं एलन ब्रो। एलन ब्रो 1842 से 44। इनके काल में क्या क्या कार्य हुआ था, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते। आइए देखते हैं एलन ब्रो। इनका कार्यकाल जो है 42 से 44 है। इनके टाइम में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो जाता है, एकदम ध्यान रखिएगा। और ऑकलैंड के टाइम में क्या होता था, शुरू हुआ था, याद है ना, ऑकलैंड के टाइम में शुरू हुआ था आंग्ल अफगान युद्ध, और समाप्त किसके टाइम में होता है, एलन ब्रो के टाइम में। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, इन्हीं के टाइम में। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, और दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा ही हुआ था। इसी के टाइम में दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई थी 1843 में। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में शुरू की गई थी, तो एलन ब्रो के द्वारा ही किया गया था। ठीक है ना, ब्रो मतलब क्या है, कहते नहीं है कभी कभी कि ए ब्रो आज छुट्टी है, चलो आज मजा ले लेते हैं। ब्रो मतलब भाई होता है, तो एलन ब्रो से याद हो जाएगा, छुट्टी है यानी रविवार है, तो एलन ब्रो के टाइम में हुआ था। तो बस एक ट्रिक है, याद कर लीजिए कि ब्रो चलो आज कोई मूवी देख लेते हैं, तो यहां भी क्या ब्रो, एलन ब्रो, यानी कि मूवी कब देखेंगे, रविवार को छुट्टी मिलेगी, तो एलन ब्रो के टाइम में मिली थी। चलिए अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 के बीच में। इसके कार्य का सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ये आंग्ल में अंग्रेज सिख युद्ध 1845 से 46 में, इसमें अंग्रेज विजय होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके टाइम में अंग्रेज जो होते हैं वो विजय हो जाते हैं। और साथ साथ में इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे चल के हार्डिंग भी नर बलि प्रथा पे प्रतिबंध लगा देता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। चलिए लॉर्ड डलहौजी पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। इनकी टाइमिंग 1848 से 56 है। इनके टाइम में क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो इनका जो है कि वुड के निर्देश पत्र आया, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों का मेगना काटा कहा जाता है। डाकघर अधिनियम 1854 इन्हीं के टाइम में आया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 इन्हीं के टाइम में होता है, डलहौजी के ही टाइम में। विलय नीति या फिर कहिए व्यापकता का सिद्धांत या डॉक्ट्रेन्स ऑफ लैप्स का प्रमुखता भी इन्हीं के टाइम में आता है, जिसमें सबसे पहला जो है सतारा जाता है विलय की नीति में सबसे पहला। तो कई बार पूछता है कि विलय की नीति में पहला राज्य कौन सा था, तो सतारा आपको बोलना होगा। बस इनके टाइम में यही होता है। अब पूरी क्या कहानी है अब देख लेते हैं अच्छे तरीके से। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में पंजाब के ब्रिटिश शासन में विलय होता है और जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। यहां के बाद हीरा जो है कहां चला जाता है, विक्टोरिया के पास चला जाता है। कल भी हम लोग सिख के जब पढ़ा रहे थे आपको रंजीत सिंह में, तो आपको मैंने बताया था यहीं के बाद हीरा कहां चला जाता, विक्टोरिया के पास चला जाता। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 को, जो कि अनिर्णित रहा। दूसरा चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को, यह भी अनिर्णित रहा। तीसरा युद्ध गुजरात यानी चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ था, जिसमें सिख बुरी तरीके से पराजित हो गए थे। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेज राज्यों में मिला लिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया था। सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर पर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया था। 1852 में इमाम कमीशन की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, इमाम कमीशन का इसका उद्देश्य था कि भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उनसे छीनना था। मतलब क्या है कि उन जागीरों जिनके पास में ये पता चले कि भूमिगर है तो उनसे छीना जा सके, तो इमाम कमिश्नर लाया गया था 1852 में। ये भी किसके टाइम में, तो डलहौजी के टाइम में। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है यहां से। डलहौजी के शासनकाल में इसकी व्यापकता सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। किसको, डलहौजी को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के द्वारा ही व्यापक सिद्धांत के लिए याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य जो था, मतलब क्या है, अंग्रेजी साम्राज्य में जो विलय किए राज्य थे उनमें सबसे पहला जो था वो सतारा था। बस इसको याद रखना है, यह बार बार क्वेश्चन पूछता है। जैतपुर बुंदेलखंड, फिर संबलपुर उड़ीसा, उसके बाद बघाट हिमाचल प्रदेश, उदयपुर मध्य प्रदेश और झांसी नागपुर जो था, ये सबको सब क्या कर लिया, अंग्रेज राज्यों में विलय कर लिया गया था। सन 1856 ईस्वी में अवध का कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया था। अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर, और इसी समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ध्यान रखिएगा, सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने का मुख्यालय कोलकाता से मेरठ हस्तांतरित कर दिया गया था। मतलब पहले जो था तोपखाना वो कहां था, कोलकाता था, वहां से मेरठ हस्तांतरित कर दिया गया था। सेना का मुख्यालय शिमला हस्तांतरित कर दिया गया था। किसके टाइम में हो रहा है ये सब, डलहौजी के टाइम में। यानी जब भी रहेगा कि तोपखाने का मुख्यालय हस्तांतरित किसके टाइम में किया गया था, तो डलहौजी के टाइम में। और साथ साथ में यह भी ध्यान रखना है कि सेना का मुख्यालय का हस्तांतरित शिमला कर दिया गया था, यह भी डलहौजी के ही टाइम में कर दिया गया था। शिक्षा संबंधित सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था। ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच को लागू किया था। इसके अनुसार से जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 में 3 प्रेसिडेंसी कोलकाता, मद्रास, बंबई में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए। और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशालय नियुक्त किया गया था। किसके टाइम में, तो डलहौजी के टाइम में। और डलहौजी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। रेलवे का जनक जो है वो किसको माना जाता है, तो डलहौजी को माना जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी।
जो बंबई से थाने के बीच में चली थी, वो 1853 में, वो 1853 का कार्यकाल जो था उस समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ही थे। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी प्रारंभ डलहौजी के ही टाइम में हुआ था। और इसके पृथक रूप में भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी स्थापना किया गया था, ये भी डलहौजी के ही टाइम में। और इसने सन 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवक विभाग की स्थापना किया गया था। और इसी के समय में 1853 में कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली का संचालित तार सेवा शुरू किया गया था। तो किसके बीच में? तो कोलकाता और आगरा के बीच में तार सेवा की शुरुआत किया गया था 1853 में डलहौजी के टाइम में। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया, यह भी डलहौजी ने ही बनाया था। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 में अधिकारियों की नियुक्ति की सीमा 18 से 23 वर्ष रख दी गई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। किसने? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में। और 1922 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थान पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। कहां कहां? तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में और लंदन दोनों स्थान पे, भारत में इलाहाबाद और वहां ब्रिटेन में लंदन में एक साथ शुरू किया गया था। डलहौजी ने नर बलि प्रथा पर रोकने का भी प्रयास किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं केनिंग के टाइमिंग में। केनिंग में क्या किया? 1856 से 1862 के बीच में जो है केनिंग का टाइमिंग है। हम लोग जो है अब गवर्नर जनरल के अंतिम पड़ाव पे चले आए हैं। अभी तक सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट जो है लॉर्ड केनिंग अंतिम गवर्नर भी बनता है और प्रथम वायसराय भी बनता है। तो दोनों को पढ़ेंगे। अंतिम गवर्नर का इनका टाइमिंग 56 से 58 के बीच में होता है और इसी में अंतिम गवर्नर के टाइम में ही जो है वो क्या होता है बताइए? 1857 की क्रांति होती है और प्रथम वायसराय बनता है 1858 से 62 के बीच में। चलिए आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड केनिंग को, यह भारत के कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। क्लियर? इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी 1857 की ऐतिहासिक विद्रोह थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केनिंग, ध्यान रखिएगा, केनिंग के टाइम में ही 1857 की ऐतिहासिक विद्रोह भी हुआ था और विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत की शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के में नियंत्रण ले लिया गया था। अभी तक जो है कंपनी के शासन में ही भारत का रहता था, अब जो है सीधे कंपनी के हाथों से कहां चला जाता? ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया है। अब केनिंग के समय में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था। किसके टाइम में? तो केनिंग के टाइम में 1861 में, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया था। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। किसके टाइम में? उच्च न्यायालय के लिए। तो ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये किसके टाइम में? तो केनिंग के टाइम में शुरू हुआ था। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे 1875 में इलाहाबाद हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है केनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हो गया था। ध्यान रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह स्वतंत्र रूप से लागू हो गया था। डलहौजी के टाइम में क्या हुआ था? सती प्रथा रुका था। अब जो है जो विधवा हो गई थी, सती मतलब समझ में आ रहा था, वैसे महिलाएं जिसका पति मर गया हो, उसके बाद क्या उसके साथ साथ में उसको भी जला दिया जाता था। अब अगर वो नहीं जलेगी तो विधवा रहेगी। अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लागू कर दिया गया केनिंग के टाइम में। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली कानूनी विधवा विवाह कोलकाता में 17 दिसंबर 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा की देखरेख में संपन्न शुरू होता है। अब 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया था, पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया था, उसके अनुसार से यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या? अगर धर्म भी परिवर्तन कर देते थे तो क्या होता था? जो आपका पैतृक संपत्ति है उससे वंचित हो जाते हैं। यानी परिवार की संपत्ति, माँ बाप की संपत्ति है, अगर आप धर्म बदलते हैं तो वो संपत्ति से आप
मतलब एक तरीके से दखल हो जाएंगे। लेकिन अब यह कानून आ गया कि अब आप चाहे तो अपना धर्म बदल भी सकते हैं, जो संपत्ति पैतृक है वो आपका अपना ही रहेगा। 1857 में केनिंग के समय में ही महालेखक परीक्षक पद का सृजन किया गया था। किसके टाइम में? तो केनिंग के टाइम में। यह भी इंपॉर्टेंट है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक कहलाया। तो जब भी यह चर्चा में रहेगा तो केनिंग चर्चा में रहेंगे और हिस्ट्री चर्चा में रहेगा, याद रखिएगा तीनों, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। 1858 के बाद में मुगल सम्राट के जो पद है वो सब समाप्त हो गए। मैकाले के द्वारा प्रारूप दंड संहिता 1858 में कानून बना दिया गया और 1859 में अपराध विधान संहिता कानून लागू किया गया। व्यापकगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स यानी कि राज विलय की नीति को भी समाप्त कर दिया गया था। अब जो है विलय की नीति समाप्त हो गई थी। किसके टाइम में? तो केनिंग के टाइम में। और 1800, अब हमें यह बताइए, केनिंग के टाइम में जो है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया था, तो लाया किसके टाइम में गया था? मुझे कमेंट करके बताइए, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किसके टाइम में लाया गया था? 1861 में इंडिया काउंसिल एक्ट पारित किया गया और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू कर दी गई 1861 में। अब चलते हैं हम लोग जो आ गए हैं, अब वायसराय बोलेंगे क्योंकि वायसराय में एंट्री कर लिए हैं। अब आते हैं लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 में। इसने बहाबी आंदोलन का दमन कर दिया गया और 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। बस और कुछ नहीं है। बहाबी आंदोलन था जिसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। यह मुस्लिमों के लिए था, अपने धर्म के प्रति किया गया था बहाबी आंदोलन। अभी यहां बताना संभव नहीं है क्योंकि ये जो है आपका गवर्नर जनरल चला, वीडियो ऑलरेडी बड़ी बन गई है, बस थोड़ा सा जानने भर जरूरी है। चलिए लॉर्ड लॉरेंस पे आते हैं। लॉर्ड लॉरेंस क्या है? 1864 से 69 ईस्वी। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण करता है 1865 में। अब अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस को ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लॉरेंस इसलिए भी थोड़ा सा चर्चा में रहते हैं और ज्यादा इनमें कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा जानने का है। अब नेक्स्ट है, इसी के समय में उड़ीसा में 1866 ईस्वी में बुंदेलखंड एवं राजपूताना 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ता है। इन्हीं के टाइम में 1866 में बुंदेलखंड एवं राजपूताना में, 1868-69 में भीषण अकाल पड़ता है। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो किसके टाइम में? लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में ही ये जो है एक अकाल आयोग को शुरुआत किया गया था। अब इसके साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंक्लूड कर लिए, भारतीय वन विभाग का स्थापना भी सर जॉन लॉरेंस के टाइम में ही हुआ था। उसके साथ साथ में एक चीज और, कोलकाता, बंबई, मद्रास में हाईकोर्ट की भी स्थापना की गई थी और भूटान को पराजित कर संधि भी किया गया था। किसके टाइम में? तो लॉर्ड लॉरेंस के ही टाइम में। इसके साथ एक चीज और याद रखें, 1865 में इसने भारत और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्रिक टेलीग्राफ सेवा शुरू किया गया था। टेलीग्राफ सेवा भी शुरू इसी के टाइम में कर दिया गया था। चलिए लॉर्ड मेयो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। याद कीजिए, मैंने एक वीडियो जो बनाया था जनगणना वाला, मेयो 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 में मतलब क्या हुआ आप याद कीजिए, मैंने बताया था जनगणना प्रारंभ हुई थी 1871 में और परमानेंट कब हुआ था? तो रिपन के टाइम में हुआ था। याद कीजिए, मैंने आपको समझाया था और बताया भी था। चलिए यहां से शुरू करते हैं। लॉर्ड मेयो अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना करता है। कहां पे मेयो कॉलेज है? तो अजमेर में, ये याद रखिएगा। 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने किया? लॉर्ड मेयो ने किया। एक अफगान शेर अली फरीद ने 8 फरवरी 1872 को चाकू मारकर इसकी हत्या कर देता। मृत्यु होना अलग चीज है, हत्या करना अलग चीज है। मृत्यु होना यानी कि समय समाप्त हुआ और चले गए, हत्या करना मतलब किसी और के द्वारा आपको मृत्यु को प्राप्ति होना। तो लॉर्ड मेयो यही थे। अब भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में यह शुरू हुआ था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब इसके साथ में और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। साथ में बंबई और मद्रास में नमक की कर भी बढ़ा दी गई थी। किसके टाइम में? लॉर्ड मेयो के टाइम में। याद रखिएगा, थोड़ा सा याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। और यह पहला वायसराय था, ध्यान रखिएगा, वायसराय की बात कर रहा हूं। यह पहला वायसराय है जिसकी हत्या कर दी जाती है। बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक में।
1872 से 76, 4 साल का कार्यकाल है। क्या इनका टाइमिंग है, कार है, वो देख लेते हैं। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है। जो बंगाल में अकाल होता है वो नॉर्थ ब्रुक में, ऐसे भी याद रखिएगा, नॉर्थ में अकाल आ गया, तो ऐसे याद रखिएगा नॉर्थ ब्रुक जिसमें अकाल आया। अब इसने बड़ौदा में मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत करके मद्रास भेज दिया जाता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना है तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। इनका एक स्टेटमेंट था जिसमें कहा गया था मेरा उद्देश्य है करों को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद कर देना है। पंजाब के प्रसिद्ध कूका आंदोलन, ध्यान रखिएगा, कूका आंदोलन हमेशा ये क्वेश्चन पूछता किसके टाइम में हुआ था, तो नॉर्थ ब्रुक के टाइम में। कूका आंदोलन कहां हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटिश के बीच में व्यापार की व्यवस्था भी थोड़ा सा चल पड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर का खुल जाना एक, और सबसे बड़ी एक पॉइंट और है, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना भी नॉर्थ ब्रुक के ही टाइम में हुई थी। बस इतना ध्यान रखिएगा। लॉर्ड लिटन पे आते हैं। अब लिटन की कहानी जानने की कोशिश करते हैं क्या है। इनका भी 4 साल का कार्यकाल है, 76 से 80। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, ध्यान रखिएगा, लिटन। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, निबंध लेखक है, साहित्यकार है। साहित्यकाश में इसे ओबन मेरिडेथ के नाम से जाना जाता है। ओबन मेरिडेथ के नाम से जाना जाता है इनको। मतलब क्या है, ये साहित्यकार भी हैं, ये निबंधकार भी हैं, ये उपन्यासकार भी हैं, ये हर तरीके के कवि हैं। तो इसलिए लिटन इनका नाम है। बस इस तरीके से थोड़ा सा याद रखने के लिए है। इसी के समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा था। करीब करीब बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में जो अकाल पड़ा था, किसके टाइम में, लॉर्ड लिटन के टाइम में पड़ा था अकाल। अकाल तो नॉर्थ ब्रुक के भी टाइम में पड़ा था, ऐसा नहीं था कि नहीं पड़ा था। 1874 में बंगाल और बिहार में बड़ा अकाल पड़ा था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम में, और आगे चलने के बाद लिटन के टाइम में भी अकाल पड़ता है। लिटन ने रिचडी स्टेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति करता है। एक अकाल आयोग की क्या करता है, यहां पे नियुक्ति हो जाती है। अब आगे इसकी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहां के बाद आगे चलने के बाद 1 जनवरी 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरी ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार में आयोजन किया जाता है। किसके टाइम में, तो ध्यान रखिएगा, ये लिटन के ही टाइम में होता। ब्रिटेन की जो महारानी है उसको केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, और आगे चलने के बाद ध्यान रखिएगा, इस चीज को एकदम ध्यान रखे रहिएगा। आगे चलने के बाद आप अगर देखने की कोशिश कीजिएगा तो 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। लिटन मतलब क्या है, लेटा दिया, ऐसे करके याद रखिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए याद करने के। लिटन क्या करता, लेटा दिया, यानी कि जो भी समाचार पत्र है उस पर कठोर प्रतिबंध करके इसको क्या करता है, समाप्त कर देता। विशेष करके राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंध करने के लिए इस कानून का प्रावधान था। जो राष्ट्रीय समाचार पत्र सोम प्रकाश था उसको समाप्त करने के लिए यह कानून लाया गया था। अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मतलब क्या है, किसी भी तरीके से जो है अंग्रेजों के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। सीधा सा मतलब यही था और कुछ भी नहीं था। इसको पूरी तरीके से क्या करना था, प्रतिबंध कर देना था। आगे चलने के बाद इसी समय पायनियर अखबार, ध्यान रखिएगा, पायनियर अखबार के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया गया था, पायनियर का। और इसी समय में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हो गया था, जिसके तहत शस्त्र रखने के लिए, व्यापार करने के लिए लाइसेंस का अनिवार्य बना दिया गया। अब यानी क्या है, अगर आप बंदूक रखते, शस्त्र रखते किसी तरीके का, तो आपके पास में उसका लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रवेश की अधिकतम आयु जो है 21 से घटाकर 19 कर दिया। अब तनिक सोचो कितनी मुश्किल होती होगी। आगे चलने के बाद में ये क्या होगा, एज फिर से बढ़ेगा। बस ध्यान रखना कि किसने किया था, तो ये सारा का सारा खेल किसके टाइम में आ रहा है, तो लिटन के टाइम में आ रहा है। इसको थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। आगे रिपन जो है सब कुछ को क्या करेगा, अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कर देगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहां बस इसको याद रखना है। आगे
1857 के सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु जो है 23 वर्ष निर्धारित की गई थी 1857 में, और 59 में यह आयु घटाकर 22 वर्ष और 66 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। ध्यान रखिएगा, मतलब क्या है, 59 में इसको जो 57 में 23 साल रखी गई थी, 2 साल के बाद 59 में इसको घटाकर 22 कर दी गई, उसके बाद फिर 66 में इसको घटाकर 21 कर दी गई, और फिर 19 कर दी जाती है। चलिए, अब लीटन ने अलीगढ़ में, इसी टाइम में लीटन क्या करता है, एज भी घटाता है। लीटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना करता है, लीटन ने। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड रिपन की कहानी, अब शुरू करते हैं। चलिए, लॉर्ड रिपन को समझते हैं। 1880 से 84, 4 साल रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसको जानने से पहले थोड़ा सा अच्छी बातें इसकी बताते हैं। लोकप्रिय गवर्नर जनरल माना जाता है लॉर्ड रिपन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखने से बढ़िया मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही। इनका कथन था, मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से नहीं करना, बल्कि मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करना, मेरे शब्दों से कभी मत करना। यह रिपन का कथन था, और कितनी बेहतरीन बात बोला। मतलब मेरा मूल्यांकन मैं क्या बोलता हूं उससे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या काम कर रहा हूं उस पर रखना। इसके शासनकाल में ही उसको स्वर्ग युग कहा गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1909 के अधिवेशन में रिपन को भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय वायसराय कहा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त करके भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिका और समाचार पत्र निकालना बंद करवा दिया, जिसे रिपन ने समाप्त कर दिया था। रिपन इसको समाप्त कर दिया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। साथ साथ में स्थानीय स्वशासन का जन्म काल जो था, कड़वालिस ने अस्थाई बंदोबस्त और स्मराणी बंदोबस्त करवाया था, और इसी के टाइम में स्थानीय स्वशासन का जन्म भी काल कहा भी जाता है। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था, और दूसरी फैक्ट्री अधिनियम लैंसडाउन के टाइम में होगा। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना जो शुरू हुआ था, यह रिपन के ही टाइम में शुरू हुआ था, जो कि हर 10 साल के बाद में शुरू हो गया था 1871 से। इसे ऐसे स्टार्टिंग कब हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम में, याद कीजिए 1871 से। लेकिन 81 के बाद में प्रथम नियमित जनगणना शुरू हो गई थी। बाल श्रम पर रोक लगा दिया गया था, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पे नहीं लगा सकते हैं। नमक का कर को कम कर दिया गया था, जहां मेयो ने बंबई में और मद्रास में बढ़ा दिया गया था, वहीं रिपन के कार्यकाल आते ही नमक कर को समाप्त कर दिया गया था बंबई और मद्रास से। शैक्षणिक सुधार, हंटर आयोग कमिटी 1882 में रिपोर्ट दिया था कि प्राथमिक शिक्षा, और 1854 के बाद में शिक्षा की प्रगति को डलहौजी के समय में किया गया था। शैक्षणिक सुधार इसमें किया गया था किसके टाइम में, लॉर्ड रिपन के टाइम में, जो डलहौजी का लाया गया था हंटर आयोग, ये सब लाके इसको सुधार किया गया था। नगर पालिका बनाया गया था इसी के लॉर्ड रिपन के टाइम में। आकाश संहिता 1883 को रिपन के समय में ही बना था, और अकाल आयोग जो बना था वो लॉरेंस के टाइम में बना था। याद कीजिए, अभी जस्ट मैं बताया हूं आपको। रिपन ने मैसूर राज्य के पुराने शासक को वापस कर दिया। जो मैसूर का पुराना शासक था उसको मैसूर वापस कर देता है रिपन। फौजदारी दंड व्यवस्था के भेदभाव को समाप्त कर देता है कि फौजदारी में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में इल्बर्ट बिल 1883 में भारतीय न्यायाधीशों के यूरोपीय मुकदमे को सुनने का अब अधिकार भी दे दिया गया था, और इसी के वजह से रिपन को वापस बुला लिया गया था कि अब जो है सब काम आप भारतीयों के लिए करने के लिए जा रहे हैं। और इसीलिए लॉर्ड रिपन को लोकप्रिय गवर्नर जनरल माना जाता है। और इनके टाइम में ही जो सिविल सेवा का अधिकतम आयु था 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया था, जो आगे चलने के बाद में जो इसको घटा दिया गया था। किसने घटाया था, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिए। फिर से बढ़ा दिया किसने, लॉर्ड रिपन ने। लेकिन 21 साल से 19 साल किसने कर दिया, उसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं लॉर्ड रिपन का। ऐसे तो कहानी सब बता ही दिया हूं आपको। 1882 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। अब जो है समाचार पत्रों की सारी सुविधाएं दे दी गई, जिस तरीके से आप छापना चाहें छाप सकते हैं। इन्हीं के टाइम में एज 19 से बढ़ाकर 21 फिर से कर दी गई सिविल सेवा में। इसने अस्थायी स्वशासन की शुरुआत भी कर दी। और ध्यान रखिएगा, हमने आपको बोला था
कि अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई स्वशासन और अस्थाई बंदोबस्त दोनों अलग अलग है। अस्थाई स्वशासन जो है ये किसके कार्यकाल में, रीपन के कार्यकाल में, और अस्थाई बंदोबस्त जो रहेगा या फिर इस्तमारी व्यवस्था, दोनों ये कर्नवालिस के टाइम में रहेगा। 1882 में अस्थाई संबंधित जो एक कानून बनाया गया था, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधित कानून बनाए गए थे। और इसी के समय में भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित रूप से जनगणना शुरुआत हो गई थी। भारत का पहली बार जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। किसके टाइम में, जाइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दीजिए मुझे। रीपन के द्वारा सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर लगाना बेहद कानूनी जुर्म है, प्रतिबंध लगा दिया गया था। और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों को 9 घंटे से अधिक कार्य पर जाना प्रतिबंध कर दिया गया था। मतलब 7 से 12 वर्ष के हैं तो 9 घंटे से अधिक कार्य इसको नहीं करवा सकते हैं। और यह एक्ट चाय, कॉफी, नील की खेती पर लागू नहीं थी। ये जो एक्ट लागू किया गया था कि 9 घंटे के लिए 7 से 12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे से ज्यादा नहीं काम करवा सकते हैं। लेकिन यही एक्ट जो है चाय, कॉफी, नील की खेती पर पूरी तरीके से छूट था, जितना काम करवा सकते हैं करवा लीजिए। रीपन के समय में शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था, जो कि देख रहा था कहां पे सुधार किया जा सकता, उसको सुधार किया गया। 2 फरवरी 1883 में यूरोपियन के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमा सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। और अंग्रेजों के द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को जो है श्वेत विद्रोह कहा जाता है। इल्बर्ट विधेयक जो था, इसी को जो है विरोध किए गए थे। मतलब क्या, गोरे लोग जो श्वेत थे वही आपस में विरोध करने लगे कि अब जो है हमारी जो सुनवाई होगी उसमें भारतीय न्यायाधीश सुनवाई करेंगे, वो सुनेंगे, वो बताएंगे, ये कैसे हो सकता है। इसी के लिए विद्रोह शुरू हुआ था और इसी को आगे चल के हम कहते हैं श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल रीपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। ध्यान रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया गया है। किसको, लॉर्ड रीपन को। तो लॉर्ड रीपन का कार्यकाल यहीं तक जाके समाप्त हो जाता है, जो कि एक लोकप्रिय जो है वायसराय माना जाता है। गवर्नर जनरल भी बोलते हैं, जनरली गवर्नर जनरल भी बोलते हैं, चलेगा काम, घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड डफरिन, अब लॉर्ड डफरिन वायसराय के टाइम में क्या होता है, इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 के बीच में होता है। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया। अब अंतिम रूप से बर्मा को मिला लिया जाता है। आगे लॉर्ड डफरिन के टाइम में नेक्स्ट जो है, इसी के समय में बंगाल टेंसी एक्ट, अवध टेंसी एक्ट और पंजाब टेंसी एक्ट पारित हो जाता है। और इसी के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। किसके टाइम में, लॉर्ड डफरिन के टाइम में। अब देखिए भाई, तुम जितना डफली बजाना बजा लो, हम तो आयोग को गठित कर ही देंगे। तो याद रखिएगा, एओ ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो डफली बजा के हुई थी, क्योंकि अब खुशहाली थी। बस इसी याद रखिएगा, डफली बजा दिए। तो इससे क्या हुआ था कि अब जो है देश को आजादी मिलने वाली है, डफली बजा दिए। तो डफरिन के टाइम में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना शुरू हुई। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है और आप गलत करते हैं, लेकिन आज के बाद आप गलत मत कीजिएगा। लॉर्ड लैंसडाउन, अब जो कार्यकाल चलेगा वो वायसराय जो है लॉर्ड लैंसडाउन का चलेगा। इनके टाइम में क्या होता है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, डुरेंड रेखा का निर्धारण इसी के समय में शुरू होता है। लैंसडाउन के टाइम में ही जो है डुरेंड रेखा, जो डुरेंड रेखा किसके रूप में जानी जाती है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को डुरेंड रेखा कहते हैं। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे का प्रतिबंध से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिदिन 11 घंटे से अगर अधिक काम है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था भी की गई। सप्ताह में एक दिन छुट्टी की भी व्यवस्था की गई है। अब हमें यह बताइए कि रविवार को जो छुट्टी की व्यवस्था थी, किस गवर्नर जनरल के टाइम में शुरू किया गया था? कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट दीजिए। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, 1894 से 99। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था।
अब इसी के टाइम में क्या होता वो चीज मैं बताता हूं। मुंडा विद्रोह 1899 में इसी के टाइम में शुरू होता है। आगे चलने के बाद में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना जो होती है इसी के टाइम में होती है। 1895 से 98 के मध्य में बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अकाल पड़ता है। चलिए यहां आते हैं। बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ता 1895 से 98 लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कर्जन का, लॉर्ड कर्जन के टाइम 1899 से 1905। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन पत्र मुद्रा अधिनियम पारित करवाकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया। किसके टाइम में? लॉर्ड कर्जन के टाइम में। शासन के कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन के द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन, ध्यान रखिएगा, रिपन के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन था प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कोलकाता ऑपरेशन अधिनियम बनाया था। इसी पे स्थानीय स्वशासन पे ही। अब है कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग और 1902 में सर एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करवाता। कौन? तो कर्जन करवाता है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया और इसने, ध्यान रखिएगा, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एनटी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अकाल आयोग का गठन किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है, इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किया जाता है जिसमें सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। प्राचीन स्मारक, ध्यान रखिए, प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारत को सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया था। पहली बार जो ऐतिहासिक प्राचीन स्मारक था उसको कर्जन ने पहली बार ऐतिहासिक इमारती सुरक्षा और मरम्मत पर ध्यान दिया गया था। इसके कार्य के लिए कर्जन को भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी किया, जो कि प्राचीन स्मारक जो भी इमारत है उसकी सुरक्षा और मरम्मत पर ध्यान दिया जा सके। कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था। इसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करना और किसानों को उचित ब्याज पर कर्ज देने की व्यवस्था भी कर दी गई थी सहकारी उधार समिति अधिनियम के द्वारा। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए जो कृषि को लोन दे सके। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसने 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था भी खोली गई। अब हमें कमेंट करके आप बताइए कि पूसा कहां है। नेक्स्ट है कर्जन के समय में, एक चीज मैं बताता हूं, पूसा जो है वो कहां? बिहार में है, लेकिन आप बताइए बिहार के कौन से जिले में है। कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत में केंद्र स्तर पर एक विधेयक नियुक्त किया गया जिसे पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया था। कर्जन के ही टाइम में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण के शामिल करने के लिए युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया था और इसी के समय काल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। इसी के टाइम में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो देख रहे हैं वो किसके टाइम में? कर्जन के टाइम में ही हुआ था, जो आप जाके कोलकाता में घूमते हैं। ध्यान रखिएगा, कर्जन को भारत के विरोधी कार्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। कर्जन का विरोधी जो कार्य था भारत में बहुत था। एक तो सबसे पहले था 1905 का बंगाल विभाजन था। बंगाल के निर्णय की घोषणा करना शिमला में की गई थी और इसी के प्रारूप प्रशिक्षण किया गया था। 1905 में उस सम्राट को स्वीकृति भी दे दिया था। 1905 में बंगाल विभाजन का योजना लागू कर दिया गया था। बस दो प्रांतों में विभाजन कर दिया गया था और एक पूर्वी बंगाल था और दूसरा असम प्रांत था और दूसरा पश्चिमी बंगाल जो कि पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका बनाया गया था और लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फेजर को बनाया गया था। तो यहां दो चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1605 में बंगाल विभाजन की योजना लागू किया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। ध्यान रखना है, बंगाल को दो प्रांतों में बांट देता है, एक को पूर्वी बंगाल और दूसरे को पश्चिमी बंगाल।
पूर्वी बंगाल और असम प्रांत को एक साथ रखता है। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो है ढाका में बना दिया जाता है और इसका गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी पर सैनिक सदस्यों के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन के प्रावधान सेनापति किचनर के मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव के किचनर का पक्ष लिया। भारत का सचिव जो है किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे देता है। अब यहां के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय की कहानी चलेगी। बेहतरीन तरीके से समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके समय में आग खां एवं सलीम उल्लाह खान के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही किसके टाइम में? मिंटो के टाइम में। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग मिंटो के टाइम में हो रही है स्थापना। 1907 में कांग्रेस के दूत अधिवेशन, कांग्रेस के विभाजन हो जाता है। अब यहीं पे 1907 में कांग्रेस के सूरत का अधिवेशन जो होता है, यहां पे सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, दो भागों में विभाजित हो जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है और साथ में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाता है, जब सूरत का अधिवेशन चलते रहता है। इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल रूसी प्रतिनिधित्व मंडल के बीच में बैठक होती है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया जाता है। मतलब क्या? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, जिसको कहते हैं मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को लाया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 के बीच में इनका कार्यकाल चलता है। इनके कार्यकाल में क्या होता है? इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आते हैं। हार्डिंग के ही टाइम में द्वितीय आते हैं। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन होता है। यहां पे बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है कि भाई किसी भी हालत में बंगाल विभाजन को रद्द किया जा सके। ये टाइमिंग 1911 का है और इस टाइम में जो वायसराय हैं वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। अब जो है कोलकाता से राजधानी को कहां करना जाना है? तो दिल्ली करना है। 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 1912 जो है दिल्ली है भारत की राजधानी बनती है। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दे दी जाती है। हार्डिंग पे जो है बम फेंका जाता है दिल्ली में। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 में सर्वप्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसी के टाइम में तो एकदम ध्यान रखिएगा, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में हार्डिंग बहुत हार्ड है, ऐसे याद रखिए। प्रथम विश्व युद्ध बहुत हार्ड है, हार्डिंग द्वितीय, अब याद हो जाएगा, अब कभी भूलिएगा नहीं। प्रथम विश्व युद्ध इसी के टाइम में शुरू होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप का प्रकाशन किया था। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। 1916 में हार्डिंग को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, अब आते हैं कहानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड में। 16 से 21 के बीच में इनकी कहानी चलेगी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के एकीकरण होता है, जिसमें मुस्लिम लीग के साथ समझौता शुरू होता है चेम्सफोर्ड के टाइम में। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पूना में होता है। किसके कार्यकाल में? तो बताना होगा चेम्सफोर्ड में। या फिर पूछेगा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां होता है 1916 में, तो आपको बताना होगा पूना महाराष्ट्र में। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा का सेंडर आयोग, ध्यान रखिएगा 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सेंडलर आयोग का गठन किया गया था। इसी के टाइम में, इसी के काल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके काम में? चेम्सफोर्ड के ही टाइम में। और खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हुआ। तो देखिए ये सबकी सब इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है चेम्सफोर्ड के टाइम में। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में होती है चेम्सफोर्ड के टाइम में। सेडलर आयोग की स्थापना होती है चेम्सफोर्ड के टाइम में। शिक्षा पर सेडलर आयोग का गठन किया जाता है। रोलेट एक्ट पारित होता है 1919 चेम्सफोर्ड के टाइम में। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है वो चेम्सफोर्ड ही होते हैं, फोर्ड। खिलाफत आंदोलन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन, ये किसके समय में होता है? ये भी चेम्सफोर्ड के ही टाइम में होता है। और तृतीय अफगान युद्ध का समय ये भी चेम्सफोर्ड के ही टाइम में होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है चेम्सफोर्ड, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रीडिंग, देखिए इस बार जो है गांधी जी चर्चा में है
तो चेम्सफोर्ड भी चर्चा में ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना। 1921 से 26 है। 5 फरवरी 1922 को घटना चौड़ा चौड़ी कांड, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटता है, लॉर्ड रीडिंग। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, चेम्सफोर्ड के टाइम में जो है शुरू करते हैं, और रीडिंग के टाइम में चेम्सफोर्ड में शुरू और रीडिंग में वापस कर लेते हैं। चौड़ा चौड़ी कांड शुरू होता है रीडिंग में। हम नहीं कहते हैं अच्छा चौपाई शुरू करो तो रीडिंग शुरू करो, तो ऐसे याद रखिएगा, रीडिंग तो कभी भूल नहीं पाएगा। चौड़ा चौड़ी कांड बस थोड़ा ट्रिक लगाइए, जैसे चौड़ा चौड़ी है तो चौपाई शुरू करो, मतलब किसके टाइम में, तो रीडिंग शुरू करो भाई, चौपाई में तो रीडिंग हुआ, रीडिंग शुरू करो। चौड़ा चौड़ी रीडिंग इनके टाइम में, और इसी के टाइम में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। इसी के टाइम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना शुरू होती है। 1923 में चुनाव के दल में मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिलता है। बीच का प्रांत में और बंगाल में स्वराज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाती है। और इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की, और इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, रीडिंग के ही टाइम में पूरे भारत में 1921 में हड़ताल का आयोजन किया गया था। 1921 में मोपला विद्रोह भी हुआ था। किसके टाइम में, रीडिंग के टाइम में। 1921 में एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, यह भी रीडिंग के ही टाइम में। और 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी, यह भी रीडिंग के ही कालक्रम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है कार्य प्रारंभ किया गया था, यह भी रीडिंग के ही टाइम में। और 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाज राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई, यह भी रीडिंग के ही टाइम में। अब आते हैं लॉर्ड इरविन। 1926 से 31 के बीच में इनका कार्यकाल होता है, यानी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमिश्नर बंबई पहुंच जाता है। लॉर्ड इरविन के टाइम में साइमन कमिश्नर बंबई पहुंचता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों के द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका जाता है। किसके कारण, तो लाला लाजपत की जो हत्या हो जाती है उसके विरोध में असेंबली में बम फेंका जाता है 1929 में। इसी समय में लाहौर जेल में जतिन दास 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ में लाहौर जेल में बंद जितिन दास जो है वो क्या करते हैं, भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। और भूख हड़ताल के 64वें दिन 23 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो जाती है। जतिन दास को भूख हड़ताल के कारण भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच में व्यवहार किए जाने वाला भेदभाव था, जिसकी वजह से जितिन दास ने यह हड़ताल शुरू किया और इनकी मृत्यु हो जाती है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब, किसके टाइम में शुरू किया गया था, तो 1929 के टाइम में, इरविन के टाइम में शुरू होता पूर्ण स्वराज। अब सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इरविन के टाइम में सबने अवज्ञा आंदोलन, इरविन के टाइम में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त उन्हें रिहा कर देता है, और फिर से 5 को पकड़ता है मई को, और 25 जनवरी 1931 को पूरे के पूरे करीब करीब मान के चलिए 8-9 महीने उन्हें जेल में रखना पड़ता है, और फिर बिना शर्त के उन्हें छोड़ दिया जाता है। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन शुरू होता है, और इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेता है। लंदन का जो गोलमेज सम्मेलन होता है, क्या उसमें भारत कांग्रेस भाग लेती है, तो आपको बताना होगा नहीं। 1930 में 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, गांधी और इरविन समझौता पर। इसके साथ ही सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया 1931 को ही। अब आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। अब यहां से टाइमिंग चलेगा लॉर्ड वेलिंगटन का। इसमें क्या 1931 से 36 है। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज आयोजन करवाया जाता है, दूसरा गोलमेज शुरू किया जाता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया, पहला में नहीं लेता है
लंदन में, लेकिन दूसरे में भाग लेता गोलमेज सम्मेलन में। याद रखिएगा, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो करते हैं यहां पे कौन करते हैं, दूसरे में महात्मा गांधी ने किया। तो कभी कभी पूछा जाता है कि गोलमेज के कौन से सम्मेलन में महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया, तो आपको बताना होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था, पहले में नहीं। लेकिन ऑप्शन पहला भी रहेगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाता, और जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल होता है उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो जाता है। 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकांडन के विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्ग के अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ और इसने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास को प्रारंभ कर देते हैं, और अंत में एक समझौता होता है जिसमें पूना समझौता कहा जाता है, और इसमें दलितों के वर्गों को साधारण वर्ग में सीटों का आरक्षण किया गया, और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ध्यान रखिएगा पूना समझौता क्या है। नेक्स्ट है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन फिर से आयोजन होता। पहला में भाग नहीं लेता है, दूसरा असफल हो जाता है, और तीसरे में फिर से आयोजन शुरू होता है। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया और फिर से कांग्रेस तीसरे में नहीं लेता, यानी कि दूसरे में लेता है जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी करते हैं, लेकिन उसके बाद किसी में भाग नहीं लेता। और इसी टाइम में बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप होता है। ध्यान रखिएगा 1934 में भयंकर भूकंप यहां पे आता है। चलिए अब आगे, भयंकर भूकंप आता। भारत सरकार के अधिनियम 1935 पास कर दिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन, कांग्रेस ने बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। ध्यान रखिएगा कांग्रेस में बंबई अधिवेशन जो अध्यक्षता थी सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था लॉर्ड वेलिंगटन की कांग्रेस में। नेक्स्ट है लॉर्ड लिंगलिथगो, 1936 से 1943 में। इनके कार्यकाल क्या है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसी के समय में पहली बार चुनाव कराए गए। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिन लिथगो पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में जीत हासिल की। बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के सीमांत प्रांत और असम में अपनी जीत दर्ज की और अपनी सरकार बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। प्रथम 6 जो थे उसमें स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई थी। इन सब जगहों में पूर्ण बहुमत नहीं, मतलब क्या इनके टाइम में पहली बार चुनाव करवाया गया था जिसमें 11 में से 8 प्रांतों में इनकी जीत दर्ज हुई थी। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। किसके टाइम में? लिनलिथगो के टाइम में ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था? तब तो मैं जानूं कि हां आप पढ़ रहे हैं। यह बताना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी विश्व युद्ध में झोंक दिया था। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। कांग्रेस सरकार के जो नारा था, ना कोई भाई ना कोई पाई, कब कौन सा नारा दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और इसने अपना शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी की स्थापना कर देते हैं 1939 में। मार्च 1940 में लिंग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था। ध्यान रखिएगा। और इसी के टाइम में फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खजी कुजमा ने इसका समर्थन भी किया था। बस इसको जानने भर है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1940 में लाया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को जो है क्या कर दिया था? एकदम पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे।
अब 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, अगस्त क्रांति कहिए या फिर भारत छोड़ो आंदोलन कहिए, दोनों इक्वल है, दोनों एक ही नाम से जाना जाता है। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ जाता है। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47, वायसराय वेवेल 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाता है और इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आजाद ने किया था। वेवेल ने जब बुलाया था सम्मेलन तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि शिमला में उपस्थित रहे, लेकिन वो शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति होने वाली सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी और मुस्लिम लीग ने यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। और ये जो अड़ियल मतलब एक अकर्पण रूप जो था ये 14 जुलाई तक बना रहा और अंततः वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन को विफलता की घोषणा कर दिया कि भाई अब ये सम्मेलन सही तरीके से चल नहीं रहा, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये विफल हो जाता है। 1945 में एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा, 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार के द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। पहली बार एटली के अंतर्गत लेबर पार्टी की सरकार द्वारा एक जो है आम चुनाव करवाना था। 1945 में घोषणा चुनाव परिणाम केंद्रीय विधानसभा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को जो है पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्र में 91.3% मत मिले और मुस्लिम लीग सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल कांग्रेस में बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग बंगाल और सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस अकाली कम्युनिस्ट पार्टी ने साझा करके सरकार बना ली। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है, कैबिनेट मिशन, और इस मिशन के सदस्य स्टीफोर्ड क्रिप्स, पैंथरिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर होते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली यानी लेबर पार्टी के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभु सत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। और यह घोषणा कर दिया गया क्लीमेंट एटली के द्वारा, जो लेबर पार्टी के थे प्रधानमंत्री, इन्होंने यह घोषणा कर दिया कि 1948 तक प्रभु सत्ता जो है भारतीयों के हाथों में दे देंगे। और लॉर्ड माउंटबेटन, अब यहां से शुरू होता 1947 से 1948 में सत्ता हस्तांतरित के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया जाता है। अब यहां पे जो है माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित होता है। इसमें भारत विभाजन शामिल था। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन शामिल हो गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा कर दिया गया कि भारत और पाकिस्तान जो है अब 4 जुलाई को घोषणा कर दिया गया कि 2 स्वतंत्र राष्ट्र हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपाल। स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल अंतिम तो राजगोपालाचारी। प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन और लास्ट जो है राजगोपालाचारी यहां के बाद समाप्त हो जाता है और यहां के बाद गवर्नर जनरल भी आपका समाप्त हो जाता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको गवर्नर जनरल में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, बस जितनी ज्यादा बार हो सके आप सुन लीजिए। कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 10 से 12 बार सुन लीजिए। यहां से हमेशा 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। मेरा कहना है, मैंने कह दिया, आपको करना या ना करना आपको सोचना है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि समय का अभाव है। आगे हमारी संस्था भी हो तो वहां भी समय देना पड़ता, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में बता दूं सब कुछ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कम से कम लूसेंट इस तरीके से आपको पढ़ा दूं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट ना रुक सके। दोस्तों अगर हो सके तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।